नमस्कार साथियों। आज हम अपने जो दूसरी किताब उसका तीसरा और चौथा पाठ मानव विकास और मानव बस्तियां, इन दो पाठों का रिवीजन करेंगे। देखिए, जो मानव विकास है, ठीक है, जो मानव विकास है वो उसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और जो मानव बस्तियां है इसमें से 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो ये दो पाठ है। देखो, इसमें क्या होता है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा चीजें नहीं है। मानव विकास मतलब मानव का विकास होना ही क्या होता है, मानव चूंकि वो किसी भी प्रकार से मानसिक वृद्धि कर सकता है, वो क्या होता है, विकास हो सकता है। अब देखो, इसमें 3 या 4 चीजें। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा एबसद वाला, तो थोड़ा सा क्या है कि एक तो जो आपसे संबंधित है कि सबसे ज्यादा मानव विकास किस राज्य का है, सबसे कम किसका है, ये थोड़ा बहुत एक तो ये देख लेना। और एक इसमें ये है कि लिंगानुपात से संबंधित भी आ सकता है। देखो, इसमें पहले बात करते हैं प्रदेश के बारे में। प्रदेश क्या होता है? प्रदेश किसी क्षेत्र में जनसंख्या का निवास, जनसंख्या, भौतिक स्थिति, ठीक है, और जलवायु इत्यादि को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। वो क्या होता है प्रदेश, जिसमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं हो। उसमें भौतिक सुविधा, जैसे भौतिक सुविधा का मतलब पेड़ पौधे, जलवायु, मृदा, जल, ये सब होना चाहिए, और उसमें जनसंख्या निवास करती है, वो क्या होता है प्रदेश। अब देखो, लिंगानुपात। लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये क्या होता है लिंगानुपात। जैसे मान लो कोई प्रदेश है, उसमें मान लो ये प्रदेश है अपना राजस्थान, तो राजस्थान में मान लो 10,000 पुरुष हैं, और इसमें 9,900 महिलाएं। तो यहाँ का लिंगानुपात ज्ञात कीजिए। तो लिंगानुपात का सूत्र आपको बता दिया, महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000। तो कितनी है, जैसे मान लो 9,900 है, 10,000 इंटू 1000, ये कट गया। फिर ये, तो इसका लिंगानुपात कितना हो जाएगा, 990। उसी प्रकार क्या होती है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा होती है जीवन जीने की उम्र, जीवन जीने की उम्र, ठीक है। जैसे कैसे, जैसे पहले जीवन प्रत्याशा यानी जैसे मान लो 100 लोगों का देखा जाता है इसमें, ठीक है। जैसे मान लो 100 लोग हैं, उनमें से कितना, यानी जिनका जो मरने के समय है वो कितना वर्ष है। जैसे मान लो पहले 100 वर्ष मानी जाती थी कि एक आदमी 100 वर्ष का होकर मरता है। धीरे धीरे ये क्या होती है, कम होती गई, और अब कितनी है, 60 से 65 वर्ष, यानी कि अधिकतम की मृत्यु किस उम्र में हो जाती है, 60 से 65 वर्ष में। फिर देखो IDI यानी कि मानव विकास सूचकांक। देखो, मानव विकास सूचकांक क्या होता है। मानव विकास सूचकांक का मतलब हो गया, इसमें लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार के क्षेत्र में वह उन्नति कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, तो वो क्या होगा, मानव विकास सूचकांक। यानी उसका जो रोजगार कितने को मिल रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा कितने को मिल रही है, यहाँ का स्वास्थ्य कैसा है, यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक, तो उन सबको मिलाकर जिसका निर्माण होता है मानव विकास सूचकांक। और भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक किसका है, केरल का, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं, यहाँ का लिंगानुपात भी अच्छा है, शिक्षा भी अच्छी है, यहाँ पर रोजगार की भी अच्छी सुविधाएं है, यहाँ पर स्वास्थ्य की भी अच्छी सुविधाएं है। तो देखिए आप, एक आजकल जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें होते हैं उनमें सबसे ज्यादा अध्यापक होते हैं वो केरल साइड के होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का स्तर है वो उच्च है। तो क्या है, वहाँ पर हर कोई पढ़ाई लिखा है, तो उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं, यानी पुरुषों से भी ज्यादा कौन है यहाँ पर, महिलाएं। अब देखो आगे जो अगला पार्ट अपना मानव बस्तियां, इसमें से 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। मानव बस्ती का मतलब क्या होता है? देखो, मानव बस्ती का मतलब होता है कि ऐसा स्थान जहां पर मानव अपना निवास करता है, एक संगठन में निवास करता है, वो क्या होती है, मानव बस्ती। अब देखो, मानव बस्ती के प्रकार, मानव बस्ती के प्रकार होते हैं 4: गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली और परिष्कृत या एकाकी बस्तियां, ठीक है। अब देखो गुच्छित बस्तियां, गुच्छित बस्तियां का मतलब होता है, ये क्या होती है, सघन होती है। सघन का मतलब पास पास होती है, ये बस्तियां पास पास होती है, इनके आसपास घर होते हैं। मानव यहाँ पर जैसे मान लो खेत हो गए,
खेतों सर्वाधिक यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, खेत पाए जाते हैं, पर्यावरण की स्थिति अच्छी होती है। और ये किस बस्तियों का निर्माण करती है, जैसे रेखीय एक बस्ती हो गई, ठीक है, आयताकार हो गई, वर्ताकार हो गई। ये क्या है, इन गुच्छित बस्तियों के प्रकार है। फिर है अर्धगुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित का मतलब होती है जिनमें घर दूर दूर होते हैं। इनमें जैसे मान लो एक घर यहाँ तो एक घर 500 मीटर की दूरी पर होगा। इनमें क्या है कि खेतों की यानी नगरों की साइड, नगरों जैसा होता है, ठीक है। इनमें खेत खलिहान कम पाए जाते हैं, ठीक है, और दूर दूर होते हैं। चिकित्सा सुविधा, हर प्रकार की क्या सुविधाएं कम होती है। अब देखो पल्लीकृत बस्तियां, पल्लीकृत जैसे मान लो ढाणियों के रूप में होती है, ढाणी, नड्डा, नल्ली, ढाणी, नल्ला, नड्डी, इस प्रकार की होती है। ढाणी, ढाणी के रूप में होती है। जैसे मान लो गांव से अलग रह रही हो, जो गांव को छोड़कर अलग बस्तियां रह रही है, वो कौन सी होती है, पल्लीकृत बस्तियां। ये सब है ना, ये हमारे मध्य प्रदेश एमपी साइड में ज्यादा पाई जाती है। जैसे मान लो एक पूरा गांव है, उस गांव में कुछ समूह है दूसरी जगह अपने खेत खलिहानों में बस गए, तो वो कौन सी क्षेत्र होगी, पल्ली बस्तियां। और परिष्कृत या एकाकी बस्तियां क्या होती है, ये भी होती तो अर्धउच्छित के तरह ही है, क्योंकि इनमें भी घर क्या दूर दूर होते हैं। ये क्या एक समूह बनाकर रहते हैं, वो कौन सी होती है, एकाकी बस्तियां। अब देखो मानव बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। भौतिक कारक हो सकते हैं, सांस्कृतिक और सुरक्षा संबंधी। अगर वह भौतिक कारक मतलब वहां की जलवायु, मृदा, मिट्टी, जल की उपलब्धता, ये क्या होते हैं उनके भौतिक कारक, यानी इन सभी सुविधाओं को वो अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक कौन से हो गए, यानी संस्कृति से संबंधित, जैसे वहां पर त्योहार, वहां के जो सामाजिक प्रकार है वो किस प्रकार से है, तो वो कौन से होंगे, ये भौतिक कारक होंगे। फिर देखो आगे, देखो आगे है सांस्कृतिक सुरक्षा से, यानी ऐसी बस्तियां जहां पर सुरक्षा अच्छी मिलेगी, तो वो कौन सी होगी, सुरक्षा को प्रभावित करेगी। अब देखिए इसमें दो चीजें, एक तो ये प्रकार की, ये गुच्छित मानव बस्तियों के प्रकार बताइए, तो ये कौन से, गुच्छित, अर्धगुच्छित और पल्लीकृत और एकाकी बस्तियां। और कारक भौतिक, सांस्कृतिक। 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये छोटा क्वेश्चन आएगा, दो बस्तियों के बारे में पूछ सकता है। अगला ये पूछ सकता है मानव बस्तियां, मानव बस्ती किसे कहते हैं, इनके प्रकार बताइए, तो प्रकार आपको चार बताने। फिर इनके कारक हो गए। अब देखो भारत में नगरों का विकास, ये तो है क्या है, ग्रामीण बस्तियां सब, जो ये ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है, ये सब ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो नगरों का विकास किस प्रकार से है। नगरों का विकास 3 प्रकार से हो गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन का मतलब हो गया 2000 वर्ष से पूर्व, यानी ऐसे नगर जो 2000 से भी पूर्व बने, 2000 वर्ष पूर्व बने, जैसे प्रयागराज, प्रयागराज का नया नाम इलाहाबाद, जैसे वाराणसी, नालंदा, ये क्या है, सभी प्राचीन ऐसी बस्तियां जिनका 2000 वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ। और मध्यकालीन मतलब जिनका 1200 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक निर्माण हुआ, जैसे झांसी, ठीक है, जयपुर शहर हो गया, उदयपुर, मेवाड़, ये सब क्या है, इनका 1200 से लेकर 1800, यानी मध्यकालीन है। राजा महाराजाओं या रजवाड़ों के शासन में जिनका क्या हुआ, उदय हुआ, वो कौन सी हो गई, मध्यकालीन। और आधुनिक बस्तियां वो होती है जिनका अंग्रेजों के समय में, तो ये इनका तो 2000, जैसे मान लो पहले हमारे जो वेद चलते थे उस समय के ये बस्तियां, जैसे इलाहाबाद हो गई, वाराणसी हो गई। मध्यकालीन में जो राजा महाराजाओं या रजवाड़ों द्वारा निर्मित की गई वो कौन सी हो गई, मध्यकालीन। और आधुनिक जो अंग्रेजों द्वारा हो गई। ये 3 प्रकार की नगरों का विकास 3 प्रकार से हुआ, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब आगे देखिए, एक तो जो नगरों को कितने वर्गों में बांटा गया, और एक है अपना कि नगरों को किस प्रकार, यानी किस प्रकार से उनको विभाजित किया जाता है। ये 2 और रह गए इस पार्ट में। तो देखिए किस प्रकार से, आगे देखते हैं हम कि एक तो इसका वर्ग और एक इनका किस प्रकार बांटा गया है, यानी विभाजन। देखो वर्ग तो कितने हो गए, 6 वर्ग है और 9 विभाजन है। इनका देखो एक साथ में अध्ययन करते हैं। देखिए अभी आगे, अब देखिए आगे, जनसंख्या के आधार पर नगरीय बस्तियां और कार्य के आधार पर नगरीय बस्तियां, ठीक है, ये 2 प्रकार की बस्तियां हैं। तो देखो वर्ग, इसमें 6 वर्ग बांटे गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6। देखो एक वर्ग जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो,
वो किसमें आते हैं, वो आते हैं वर्ग एक के अंदर। और वर्तमान में यानी 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें कितने नगर थे, टोटल 468 नगर शामिल थे, ठीक है। और इसमें टोटल कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है, 7.45% की जनसंख्या पाई जाती है। तो ऐसे नगर जिनकी 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो, जिसमें 468 नगर शामिल है, और उनकी जो जनसंख्या प्रतिशत है वो कितना है, यानी 100 में से 60 किसमें रहते हैं, नगर 1 की श्रेणी में आते हैं। फिर नगर 2, देखो नगर 2 होता है 50,000 से लेकर 99,999 तक, क्योंकि 1 लाख आते हैं तो वर्ग एक में आ जाएगा। तो और इसमें कितने नगर शामिल है, टोटल 474 नगर शामिल है। फिर देखो वर्ग 3 इसमें कम कर दो तो ये हो जाएगा 20,000 से लेकर 49,000, ये लो बस। और इसमें कुल कितने नगर है, 1373 नगर। बस आपको ये याद रखना है इसमें कितनी जनसंख्या वर्ग 3 में कितनी आती है और इसमें कितने नगर है। वर्ग 4 के अंदर होती है 10,000 से लेकर 19,999, क्योंकि 20,000 आती है तो वर्ग 3 में हो जाएगा। इसमें कुल टोटल कितने नगर है, 1683। और वर्ग 5 में 5,000 से लेकर 9,999 तक, ठीक है। और इसमें कितने नगर है, टोटल 1749, ठीक है। फिर वर्ग 6 यानी 5,000 से कम, इसमें कितने नगर है, टोटल 424 नगर शामिल है। अब देखिए आगे देखो, ये कार्य के आधार पर नगरों को कितने भागों में बांटा जाता है, मुख्यतः 9 भागों में। देखो प्रशासनिक नगर, आपको ये याद रखना है कि जितने भी देश में राज्य हैं उनकी जो राजधानी है वो कौन सी होती है, प्रशासनिक यानी जिला मुख्यालय के रूप में होती है। तो जैसे मान लो आपका जयपुर, चंडीगढ़, ठीक है, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, ये कौन से प्रशासनिक नगर। यानी कि इसका अगर परिभाषा पूछ ले तो परिभाषा में क्या हो गया कि ऐसे नगर जो जिला मुख्यालय या किसी देश की किसी राज्य की राजधानी वो कौन से प्रशासनिक नगरों में शामिल है। औद्योगिक नगर यानी उद्योग से संबंधित जैसे जमशेदपुर, हो गया, ठीक है, डिगबोई हो गया, ठीक है, और मुंबई हो गया। ये किसमें आएगा, उद्योग, जहां पर उद्योग होते हैं। परिवहन का मतलब हो गया परिवहन से संबंधित है, जैसे आपका झांसी, मुंबई, पटना, ये कौन से नगर आएंगे, परिवहन नगर। और वाणिज्य और व्यापार, जहां पर व्यापार से संबंधित कार्य होंगे। तो इसका मतलब ये याद रखना जितने भी पतन है वो किससे संबंधित होंगे, व्यापार से, जैसे कांडला, मुंबई, तुतिकोरिन, ये कौन से हैं, यानी जितने भी क्या है पतन से संबंधित है वो कौन से हो जाएंगे, वाणिज्य व्यापार। खनन यानी खनन से संबंधित, जैसे खेतड़ी, ठीक है। और जैसे खनन हमारे राजस्थान के अंदर और भी, जैसे नीम का थाना, आप राजस्थान के लिखते ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नीम का थाना हो गया, चित्तौड़ हो गया, राजसमंद, उदयपुर, असम का कुछ क्षेत्र, झारखंड में भी जैसे रानीगंज हो गए, ये क्या है सब खेतड़ी खनन से। गैरीसन का मतलब जहां पहले क्या थी, छावनियां, यानी जहां सैनिक ठिकाने होते थे, जैसे अंबाला, दिल्ली, नसीराबाद, मेरठ, ये किससे संबंधित है, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर पहले क्या सैनिक छावनियां होती थी। धार्मिक यानी धर्म से संबंधित, जैसे धर्म से संबंधित कौन कौन से हो गए, जैसे आपका सालासर बालाजी है, ये धर्म से संबंधित है ना। और जैसे मथुरा, वाराणसी,
ठीक है। ये कौन से हैं? धर्म से संबंधित है। धर्म से जहाँ पर क्या जैसे भगवान और ये सब ज्यादा रहते हैं ना, भगवानों की मूर्ति स्थापित है, बड़े बड़े मंदिर है, तो वो कौन से हैं? धर्म से संबंधित यानी हो गए। अब शैक्षिक नगर यानी शिक्षा से संबंधित, जैसे कोटा, पटना, दिल्ली, ठीक है। ये किससे संबंधित हो गए? आपके शिक्षा से संबंधित। और पर्यटन का मतलब जहां घूमने, जैसे शिमला, मनाली, देहरादून, गोवा, उदयपुर, ये किससे पर्यटन से संबंधित हो गए। तो देखो इसमें प्रशासनिक जो जिसका जो किसी राज्य की राजधानी हो और जिला मुख्यालय, जैसे जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, ये कौन से हैं? सभी राज्यों की राजधानी है। और औद्योगिक नगर जैसे यहाँ पर क्या हो गया? उद्योगों से संबंधित, जैसे जमशेदपुर, डिगबोई, मुंबई। परिवहन नगर जहाँ परिवहन से संबंधित कार्य होते हैं वो कौन से होते हैं? परिवहन नगर, जैसे मुगल सराय, धुलिया, आगरा। ये क्या है? जैसे आगरा, धुलिया, आगरा, मुगल सराय, ये सब किससे संबंधित है? परिवहन से। फिर व्यापार से, जैसे जो जहाँ पर क्या होते हैं? पतन होते हैं। आप ये याद रखना, पतनों से जितने भी संबंधित है वो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कोलकाता हो गया, सहारनपुर हो गया, कांडला, मुंबई, तुतिकोरिन, ठीक है। खनन यानी खनन निकाला जाता है, खेतड़ी, नीमका थाना, चित्तौड़, राजस्थान, उदयपुर, असम का कुछ भाग, ये क्या है? खनन से संबंधित है। फिर है गेरिसन नगर। गेरिसन नगर जहाँ पर पहले क्या होती थी? छावनियां आती थी, जैसे अम्बाला हो गई, दिल्ली, नसीराबाद, मेरठ। एक कौन सी है? गेरिसन नगर। धार्मिक तो धर्म से संबंधित हो, शैक्षिक यानी शिक्षा से संबंधित हो, पर्यटन यानी घूमने फिरने से संबंधित। और जनसंख्या के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में। और कार्य के आधार पर 9 भागों में, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर जैसे वर्ग 1 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो, 467 नगर शामिल है, 60% जनसंख्या रहती है। देखो आपको अगर ये याद रखने के लिए या तो आप नीचे से स्टार्ट करना, 5,000 से कम, फिर 5,000 से 9,999, फिर 10,000 से 19,999, फिर 20,000 से 49,999, फिर 50,000 से 9,999, फिर 1 लाख से अधिक। ये जनसंख्या के आधार पर हो गया। और नगरों का उदय के आधार पर 3 प्रकार हो गए, जैसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये किसके उदय के आधार पर, यानी नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ? बस्तियां 4 प्रकार के थे। ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार की, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और एकाकी बस्तियां। और उनको प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक और सुरक्षा संबंधित कारक। तो ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन इसी में से आएगा, यानी 4 चीजों 4 बता दिए मैंने। एक तो ग्रामीण बस्तियों का प्रकार देख लेना आप, एक नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ, और एक कार्य के आधार पर प्रशासनिक नगर। ये तो इतना नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो थोड़ा है, ये इनमें याद रखना कि इनमें ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि 4 प्रशासनिक नगरों के नाम बताए, औद्योगिक नगर कौन से होते हैं, परिवहन, वाणिज्य, इनमें नाम दे देगा। और पता नहीं मिलान वाला भी क्वेश्चन दे सकता है इसमें, तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। अब देखो कल हम 2 पाठों का अध्ययन करेंगे, एक भू संसाधन कृषि और एक उद्योग से संबंधित जो अपना पाठ है उसमें से हम रिवाइज करेंगे। आज ये 2 पाठ आपको एक बार देख लेना। एक तो देखो मानव विकास में इतना हार्ड नहीं, 1% आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो भी तो उसमें तो छोटे प्रश्न आएंगे, लेकिन ये एक 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। और कल हम आगे की तैयारी करेंगे। और आपकी परीक्षा अभी 20 तारीख को है, तो हम कल ऐसे करेंगे 3 या 4 पाठों का एक साथ रिवीजन कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।